नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आप देख रहे हैं हमारा हफ्ते का जो पॉलिटिकल शो है, वीकली हमारा पॉलिटिकल शो सियासी दंगल। और आज सियासी दंगल के एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे जो मुद्दा पूरे हरियाणा में छाया हुआ है, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में जो धरना चल रहा है। 10 जून की तारीख थी, शाम का समय था जब ये धरना शुरू हुआ। छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, कईयों के सर फोड़ दिए गए और उसके बाद से आज तक जो है धरना चल रहा है। और अब 24 तारीख को स्टूडेंट बॉडी ने कॉल दी है कि वो एक छात्र महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। तो अब इस पूरे आंदोलन पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदय जुड़ेंगे, जो स्थानीय पत्रकार हैं और लगातार इस धरने को कवर भी कर रहे हैं। तो उदय, आपका स्वागत है हरियाणा तक पर। हाँ सर, धन्यवाद आपका भी हमें जोड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। जी, सबसे पहला मेरा सवाल तो यही है उदय कि एक चीज जो मोटे तौर पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले वो यही है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो प्रोफेसर है उसकी गिरफ्तारी हो गई, उसको हटा दिया, स्टाइपेंड वाला रूल भी हमने पहले वाला बहाल कर दिया, तो फिर अब धरना क्यों? प्रशासन ये कह रहा है कि मांगे तो मान ली है। हाँ, इन मांगों पे थोड़ा सा एक बार हमें चर्चा करनी चाहिए। क्या मांगे मान ली गई है? असिस्टेंट प्रोफेसर राधेश्याम को जो ये कह रहे कि हमने गिरफ्तार कर लिया है या सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंशन हुआ है, और 5 इसमें जो सुरक्षा कर्मचारी है उनका सस्पेंशन हुआ है। लेकिन छात्रों की मांग उससे ज्यादा है। पहली मांग तो ये थी कि 6 से 7 लोगों पे एफआईआर है और जिन लोगों पे एफआईआर है उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए, और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी करने की बजाय प्रशासन की तरफ से 19 से 20 छात्रों पे मुकदमा दर्ज किया गया, जो एक गुस्सा जहां से पनपता है कि सर भी उन्हीं की फूट गए, चोट भी उन्हीं को लग गई, और गिरफ्तारी की बात आई तो गिरफ्तारी भी उन्हीं की करने की फिराक में कहीं ना कहीं प्रशासन है। जब एसपी से फर्स्ट मुलाकात हुई और जिसमें उपायुक्त महोदय भी बैठे थे, उस मीटिंग में वो उनको धमका रहे कि आपके ऊपर मॉब लिंचिंग का केस दर्ज कर दूंगा मैं। जो छात्रों ने हमें बताया कि वो एसपी हमें धमका रहे हैं कि मॉब लिंचिंग का आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब बात आती सस्पेंशन पे। राधेश्याम को जो गिरफ्तार किया गया वो धाराएं नहीं लगाई गई। जिस धारा के अनुसार देखे तो चोट लगी है, डॉक्टरों ने गलत रिपोर्ट बनाई, मतलब लंबा कट था 9 इंच का और डॉक्टरों ने इसको बहुत छोटा दिखाया। इस बात से गुस्सा वहां पनपता गया। सस्पेंशन की एक बार मैं बात कर देता हूं आपको कि 5 सुरक्षा कर्मियों को जो सस्पेंशन हुआ, उस सस्पेंशन पे साइन है सुरक्षा चीफ इंचार्ज सुखबीर सिंह के, और सुखबीर सिंह आरोपी है जबकि, और सुखबीर सिंह कानूनी नजरिए से देखे, हमने यहाँ कुछ एडवोकेट से बातचीत की तो उनका कहना था कि सुखबीर सिंह को कोई अथॉरिटी नहीं है सस्पेंशन करने की। अब यहाँ क्या क्या सस्पेंशन कर दिया, कल को वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाती बहाल हो जाएंगे सुरक्षा कर्मचारी। अब वो कर्मचारी एचकेआर के हैं, हरियाणा रोजगार कौशल निगम के, तो उनके ऊपर हरियाणा रोजगार कौशल निगम कार्रवाई करे, वो कार्रवाई नहीं हुई तो डाउटफुल कार्रवाई है। राधेश्याम को गिरफ्तार किया गया लंबे आंदोलन के बाद, और उसके बाद भी वो धाराएं नहीं लगाई गई। दूसरी तरफ जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है, उसने एक जातीय कार्ड खेला कि रजिस्ट्रार एससी कम्युनिटी से है, वो मुकदमा दर्ज करवा देगा, या ऐसी कोई बात उनकी तरफ से आई। और इसी के साथ में उन्होंने बातचीत के बजाय उन्होंने सबसे बड़ी गड़बड़ जो की वो देखने की, एक बार राहुल जी, वो गड़बड़ उन्होंने की कि एक ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर में कहा कि जो भी थीसिस जमा करवा रहे हैं या सेमिनार करवा रहे हैं, उनको हमें सहमति देनी पड़ेगी कि वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, और आंदोलन का जो हिस्सा होगा वो थीसिस जमा नहीं करवा सकता और सेमिनार में हिस्सा नहीं ले सकता। ये दमनकारी चीज है। और डीजीसीआर आईसीआर को लिखा उन्होंने कि आईसीआर के जो भी बच्चे हैं, अगर वो इस आंदोलन में शामिल होते हैं तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। आईसीआर दिशा निर्देश जारी करे कि आईसीआर के छात्र इस आंदोलन में शामिल न हो। अब ये देखने की बात है कि कुल शुरुआत से ही एचईयू प्रशासन बातचीत के मूड में नहीं है। बात करता कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कार्रवाइयां कर रहा, दूसरी तरफ मतलब नोटिस निकाल रहा, और फैकल्टी के नोटिस निकाल दिए गए कि कोई भी फैकल्टी मिलने जाएगी छात्रों से तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये दोहरा रवैया हो गया, इसलिए ये आंदोलन आज 11वें दिन में प्रवेश कर गया।
आप कह रहे हो कि बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कल हमने खबरों में देखा कि एक कमेटी आई थी जो डॉक्टर गर्ग के नेतृत्व में बनाई है स्टूडेंट्स से बातचीत करने के लिए, तो वो जब मिलने आए तो क्या हुआ था वहां पे? डॉक्टर गर्ग जब आए, हमने उसकी बाइट भी ली है। डॉक्टर गर्ग जब आए तो छात्रों के बीच में वो न्योता देने आए थे बातचीत का। तो एक तो ये तरीका नहीं होता कभी भी कोई भी चलते आंदोलन में जिन बच्चों के सर फूटे हुए हैं कि न्योता देने कमेटी आए। वो अपने किसी बिचौलिए के मार्फत या किसी माध्यम से वो तैयार करते हैं बातचीत के लिए। वो वहां पे आए तो छात्रों ने कहा कि हमारी हमारे कुछ सवाल है, आप हमारे हम आपसे पढ़ते हैं, हमारे कुछ सवाल है, उन सवाल के जवाब अगर आप दे देते हो तो फिर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने जब सवाल किए तो उन्होंने सवाल के जवाब नहीं दिए तो वहां फिर कुछ दोनों तरफ से ही वो हंगामा चलता रहा, वोटिंग चलती रही और कमेटी बिना बातचीत करे चली गई। और छात्रों की सबसे बड़ी जो आज के दिन मांग है वो है कुलपति को हटाया जाए, कुलपति को बर्खास्त किया जाए। क्योंकि कुलपति का जो पीछे का रवैया रहा है कि जिन लोगों ने भी पहले, मैं आपको बता देता हूं कि एक बार पहले यहाँ हॉस्टल के अंदर सिक्योरिटी चीफ इंचार्ज ने छात्रों को गालियां दी थी, हंगामा किया था। तो उसके बाद बच्चों ने आंदोलन किया, छात्रों ने आंदोलन किया, तो उन्होंने गलती मान ली कि हाँ समझौता कर लेते हैं और आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन समझौता तो हो गया, उसके बाद उन छात्रों पे सभी पे कार्रवाई की गई, अलग अलग मारपीट तक की गई। तो बच्चे उस बात से डरे हुए हैं कि अगर आज समझौता कुलपति को हटाए बिना हो जाता है तो ये कुलपति और इसका जो पूरा ग्रुप जो अंदर बना हुआ है वो बहुत बड़ी गड़बड़ कर देगा और हमें पीएचडी नहीं करने देगा, थीसिस नहीं करने देगा। इस बात को लेकर छात्र डरे हुए हैं और कुलपति को हटाने की कहीं पे भी पावर जो ये कमेटी बनी है इसके पास नहीं है। और कमेटी से सवाल जो उनका था उसका वो जवाब नहीं दे पाई। अच्छा, एक चीज और मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इसको लेकर जब मैंने थोड़ी बहुत लोगों से बातचीत की, पता किया, तो कईयों ने कहा कि इसमें एक जातीय रंग भी पूरे आंदोलन को देने की कोशिश की जा रही है। जो छात्र संगठन है, जो छात्र वो आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर, वीसी पर, और साथ ही आपने देखा होगा कि एक मीटिंग हुई सिरसा में कंबोज कम्युनिटी की, उन्होंने भी अपनी बैठक में ये एक मेमोरेंडम पास किया कि हम जाके नेताओं से मिलेंगे, सरकार से मिलेंगे कि एक ओबीसी बिरादरी के वाइस चांसलर को इस तरह परेशान किया जा रहा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इस पूरे खेल में जो जातीय कार्ड है उसकी सच्चाई क्या है उदय? देखो, जातीय कार्ड का कोई भी आंदोलन होता है, राहुल जी आप भी लगातार कवर करते रहे हो आंदोलनों को। बीजेपी सरकार लगातार कोई भी आंदोलन होता है उसके खिलाफ में एक जातीय कार्ड खेलती रही। जो किसान आंदोलन हुआ, लड़कियों का आंदोलन हुआ और अभी छात्रों का आंदोलन है। सबसे पहले तो ये छात्रों का जो आंदोलन हुआ वो स्कॉलरशिप को लेके हुआ और स्कॉलरशिप को जातीय मांग नहीं थी, स्कॉलरशिप मेरिट के आधार पे मांग थी। मेरिट के आधार पे जो स्कॉलरशिप की मांग थी उस स्कॉलरशिप की मांग पे बातचीत करनी चाहिए थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ स्कॉलरशिप की मांग जो जातीय नहीं थी, मेरिट पे थी, तो मेरिट पे जो भी आएगा वो सभी जातियों के आएंगे। इसलिए यहाँ सभी जातियों के छात्र शामिल हैं, जिनके सर फुटे हैं, जिनको चोट आई है वो सभी जातियों के हैं। और आंदोलन की मैं बात करूं तो इस पूरे आंदोलन में आप ये देखिए, कुमारी शैलजा सांसद है, ऐसी कम्युनिटी से है। नरेश सेलवाल विधायक है, उकलाड़ा से, ऐसी कम्युनिटी से है। शिषपाल सिंह केहरवाला काड़ावाली से है, ऐसी कम्युनिटी से है। अनीश यादव एनएसयूआई के अध्यक्ष है, बैकवर्ड क्लास से हैं। कल राव दान सिंह आए हैं, अहिरवाल का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 बार संसदीय राज्य मंत्री रहे हैं, वो आए हैं। और आज सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, हिसार की यादव सभा से चंद्रभान यादव जो वकील है वो समर्थन करने आए हैं। और चंद्रभान यादव सरकार के एंटी कभी नहीं रहे हैं, फिर भी वो समर्थन करने आए क्योंकि ये सभी छात्रों का मुद्दा है। और यहाँ मजदूर यूनियन ने समर्थन किया है, यहाँ दलित छात्रों के जो संगठन है, अंबेडकरवादी मूवमेंट से जुड़े हुए भीम आर्मी है, उन्होंने समर्थन किया है। ये कुछ लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं जो इसको जातीय रंग देना चाहते हैं और एचयू प्रशासन की पूरी सह उसमें शामिल है। लेकिन यूनिवर्सिटी में हमने देखा है कि अक्सर इस तरह का होता है कि वो जिस भी क्षेत्र में वो यूनिवर्सिटी लोकेटेड है तो वहाँ की जो बहुतायत बिरादरी होती है उसका एक तरीके से वर्चस्व दिखाई देता है, स्टूडेंट बॉडी में कह लीजिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कह लीजिए। तो क्या इस तरह का कोई वर्चस्व किसी बिरादरी का इस हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी है या रहा हो? नहीं, एक दौर में रहा होगा
कि मतलब जाट कम्युनिटी के प्रोफेसर, जाट कम्युनिटी के छात्र राजनीति में। लेकिन अब इसका देखोगे 50% आरक्षण भी है। छात्रों का प्रतिनिधित्व देखोगे तो बहुत ज्यादा सभी जातियों के लोग हैं। एससी बीसी का 50% है, फिर वो मेरिट में भी आते हैं। टीचिंग नॉन टीचिंग में भी एससी बीसी के बहुत लोग हैं। अभी मैंने किसी का अभी 15 मिनट पहले एक बाइट ली है, वो ऐसी कम्युनिटी से है या सफाई कर्मचारी हैं, आंदोलन को समर्थन करने आए हुए थे कि, और कह रहे थे मुझे 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। और मैं एक और बता रहा हूं, जो आज कह रहे कि एससी बीसी या बैकवर्ड क्लास का वीसी है या एससी का रजिस्ट्रार है, तो मैं बता रहा हूं कि डॉक्टर अशोक ग्रोवर यहाँ वैज्ञानिक है। उसने यहाँ री एम्प्लॉयमेंट जो करते हैं उसके खिलाफ आंदोलन किया कि पीएचडी के बच्चों को नौकरी दी जाए। उसने यहाँ नकली जो बिल साइन करने थे उस पर मना किया। उसकी मंडकोला मेवात में बदली कर दी गई, उसको टॉर्चर किया गया, 9 महीने उसको तनख्वाह नहीं दी गई है। वो ऐसी समाज से है। राजेश कथवाल यहाँ रहे हैं ऐसी समाज से, उसके साथ उसका टॉर्चर करते रहे हैं। और भी ऐसी समाज के, बीसी समाज के कितने यहाँ टीचिंग नॉन टीचिंग में हैं जिनके साथ यहाँ टॉर्चर होता रहा है। यहाँ सीधी बात है, जो वीसी के खेमे में रहेगा वो यहाँ राज करेगा, और वीसी की खिलाफत जो करेगा वो उसका टॉर्चर किया जाएगा, वो चाहे किसी भी जाति से हो। जब अब वीसी की कारगुजारियां पकड़ी गई, वीसी की पत्नी भ्रष्टाचार में फंसी हुई है, वीसी की अपॉइंटमेंट गलत तरीके से हुई थी, और वीसी पे भ्रष्टाचार के आरोप है, 5 विधायक विधानसभा में बोल चुके हैं। जब ये चीज आती है तो फिर वो जातीय कार्ड खेलते हैं, अपनी जात को आगे करते हैं। नहीं तो कोई पूछने वाला चाहिए, कंबोज जो आज आगे आए हुए हैं उनका कितना फायदा किया हुआ इस वीसी ने और कितना कर सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो संविधान से चलेगी, लेकिन जो जातीय रंग जो देना चाहते हैं एक आंदोलन के खिलाफ, वो संविधान विरोधी लोग हैं और कहीं ना कहीं देश की आत्मा के, देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ। अच्छा, एक चीज और मैं ये समझना चाह रहा हूं कि छात्रों ने भी शर्त रखती है कि आप वीसी को हटाओगे तो ही हम बातचीत करेंगे, तो ये शर्त आप कहां तक जायज मानते हैं? क्योंकि बातचीत, डायलॉग तो सबसे पहली चीज है जो होना चाहिए। देखो, डायलॉग होना चाहिए, लेकिन डायलॉग किसके साथ हो? जो छात्रों से मेरी बातचीत हुई कि डायलॉग क्यों नहीं, वो ये कह रहे हैं एसपीडीसी से जब हम मिलने गए तो उन्होंने हमें धमकाया। वो धमका रहे हैं। जब वो कुलपति प्रशासन से मिलने गए तो उन्होंने बातचीत करने की बजाय वो धमका रहे हैं। रात को हॉस्टल में जाके बच्चों को पूरी फैकल्टी जो वीसी के लिए काम करती है वो धमका रही है। हॉस्टल वार्डन जो है वो धमका रहे हैं बच्चों को कि आप आंदोलन में नहीं जाओगे। निष्पक्ष लोगों से कोई बातचीत होती है? कमेटी जो बनी थी अगर वो निष्पक्ष रहती, एक तरफ तो वो बातचीत की बात करी, दूसरी तरफ वो कार्रवाई कर रही है। जब मैंने उनसे सवाल किया कमेटी से, तो ये 2 रास्ते कैसे हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि सब चलता आंदोलन में। यही जो राजवीर गर्ग हैं, इनसे मेरा सवाल था कि दोनों चीज कैसे चल सकती है कि एक तरफ आप दमन का रास्ता भी अपना रहे हो, नोटिस भी निकाल रहे हो, दूसरी तरफ आप बातचीत की बात कर रहे हो। ये जो है कि जो कमेटी बनाई गई है, कमेटी निष्पक्ष दिखे तो ना, तभी कोई बातचीत होगी। और रही वीसी के बदलने की बात, तो ये सब कौन करवा रहा? एक बार भी अब तक वीसी ने ओपन आके मीडिया के मार्फत या किसी भी मार्फत ये नहीं कहा कि जिन बच्चों के सर फूटे हैं वो बहुत गलत हुआ है, नहीं फूटने चाहिए थे, या बच्चों से संवाद करने के लिए अब तक वीसी ने कोई भी प्रयास नहीं किया है। और मैं फिर कह रहा हूं, छात्रों को बहुत ज्यादा डर है कि अगर वीसी नहीं हटा तो वीसी की पिछली 4 से 5 साल के यहाँ कार्यकाल की कारगुजारियां हैं कि जिससे वो रंजिश रख लेता है, उसको फिर वो या तो यूनिवर्सिटी छोड़ने पे मजबूर करता है या डॉक्टर दिव्या की तरह मरने पे मजबूर कर देता है कि मौत ही हो जाती। ये बात आपकी ठीक है कि वीसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पक्ष रखने सामने नहीं आ रहा है, खासकर वीसी की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि यूनिवर्सिटी वो चला रहे हैं। मीडिया भी लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। मगर उदय, जो बावल में एग्रीकल्चर कॉलेज है, इसका सेंटर है एक रीजनल एचआईयू का, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं नरेश कौशिक, उनसे हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की, देशराज ने, तो उन्होंने कहा कि देखिए मांगे मान ली गई हैं और मांगों पे भी विचार किया जा सकता है, लेकिन अब इस प्रोटेस्ट में कई बाहरी तत्व घुस गए हैं। वो कह रहे हैं कि अलग अलग नेता आ रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग आ रहे हैं जिनका एफिलिएशन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से है। तो उनका कहना है कि अब आंदोलन पॉलिटिसाइज हो गया। नहीं, कौन सा आंदोलन राजनीतिक नहीं होता? क्या अन्ना का इतना बड़ा आंदोलन था वो राजनीतिक नहीं था? क्या दूसरे जो आंदोलन थे राजनीतिक नहीं होते? किसी भी आंदोलन का आधार राजनीति होता है, और विपक्ष
विपक्ष नहीं आया आंदोलन में तो हम लोग कोसते हैं कि विपक्ष चुप बैठा है, विपक्ष आंदोलन में आ जाता है तो हम कोसते कि राजनीति हो गई है। मैं ये बता रहा हूं कि पहले ये आंदोलन पिछले जिस दिन लाठियां लगी उससे 25 दिन पहले से आंदोलन चला हुआ था, और जब हम कवरेज करने गए तो छात्रों ने हमें मना किया कि हम बाइट नहीं देना चाहते। हमने कहा क्यों नहीं देना चाहते, तो उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी बदनाम हो जाएगी, हम बाइट देंगे तो हम नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई बदनामी हो। लेकिन जब उनकी नहीं सुनी गई, उनको लाठियां मारी गई, रात को सर फोड़ दिए गए, उस टाइम उनका आंदोलन जब वो गेट पे आगे बैठे, पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर दिए, तो फिर किसान मोर्चा के लोग आए, फिर छात्र आंदोलन के बाहर से लोग आए, तब जाके उनका मोर्चा लगा। उनको टेंट नहीं लगाने दे रहा था प्रशासन। किसान मोर्चे ने कहा कि टेंट नहीं हटाओगे तो फिर हम ट्रैक्टर लाके खड़ा करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसान मोर्चा नहीं होता, छात्र संगठन नहीं होते और फिर ये विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां नहीं होती तो इनके आंदोलन को यहां बैठने नहीं देते। ये सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष क्यों नहीं आई। विपक्ष तो आएगा, सरकार क्यों नहीं आ रही। सवाल ये करना चाहिए कि ये कह रहे कि राजनीतिकरण हो गया है, तो राजनीतिकरण हो गया तो आप बातचीत क्यों नहीं करे, आपके बच्चे हैं और इनके खिलाफ नोटिस क्यों निकाल रहे हो। दूसरा, सरकार क्यों चुप है। हिसार से साउंतरी जिंदल कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिली हुई है। हिसार से रणधीर पनिहार का ये इलाका है जो बीजेपी से विधायक है, उसी में अच्छी आती है, वो क्यों नहीं पहल कर रहे। रणबीर गंगवा भी इसी इलाके से विधायक रहे हैं, आजकल बरवाड़ा से हैं, वो क्यों नहीं इस पे बातचीत कर रहे कि मतलब हम आपकी मांगे मनवाने के लिए बातचीत करवाएंगे सरकार से। क्यों क्यों विपक्ष में जेजेपी है उसको गवर्नर से मिलाने के लिए प्रयास करने पड़े। ये सवाल है सबसे बड़ा। अच्छा, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जो भारतीय जनता पार्टी की स्टूडेंट इकाई है, उदय, उसका इस प्रोटेस्ट में क्या रोल है। सोशल मीडिया पर तो मैं देख रहा हूँ कि उससे जुड़े हुए कई बच्चे भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। हम्म। 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 अच्छा, लेकिन आप क्या मानते हैं, जिस हिसाब का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो प्रोटेस्ट जब स्टूडेंट का शुरू होता है तो उसमें कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे कई यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि स्टूडेंट बड़े मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं, उन्हें पता है कैसे कमेटी बनानी है, कौन चार लोग बात करने जाएंगे, कैसे मीडिया को एड्रेस करना है, कैसे अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह का कोई इतना बड़ा इतिहास तो इस यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट का रहा नहीं। तो ये बच्चे, आपको लगता है कि सक्षम है इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने में और तेज करने में, या फिर कोई कमजोर कड़ियां भी नजर आ रही है इनकी आपको? नहीं, मतलब ये जो छात्र हैं मजबूती से यहाँ डटे हुए हैं। और रही बात सक्षम की, तो अब तक ये जो छात्र हैं ये पहचान नहीं कर पाए हैं। उस तरीके से पहचान कर ली है तो उनसे दूरी नहीं बना रहे हैं। जो संघ से जुड़े हुए एबीवीपी के जो छात्र हैं उनसे अगर ये नेतृत्व करने में दूरी बना ले और कमेटी ईमानदारी से काम करे तो कोई समस्या नहीं। वो क्या रहा है कि कमेटी का ही नहीं पता चल पाया कि कमेटी में कितने लोग हैं और कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, कौन संचालन करेगा, कौन वार्ता करेगा। तो ये जो अभी ना जो अनुभव की कमी है ये खतरनाक है। और इसी कारण अभी आंदोलन में कोई लगातार
कोई नयापन नहीं आ रहा है। और जो नयापन आ भी रहा है वो बाहर से जो किसान छात्र मजदूर जो समर्थन दे रहे हैं उनके कारण आ रहा है। इनमें अनुभव की कमी है। और दूसरा, सीनियर और जूनियर का जो यहाँ मसला कि जूनियर मतलब सीनियर की बात मानेगा तो जो एबीपी के जो छोड़े हुए जो लोग हैं जो यहाँ आंदोलन में गड़बड़ेशन कर रहे हैं, तो उनका विरोध इसलिए नहीं हो रहा उस तरीके से कि वो सीनियर है, लेकिन फिर भी एक आंदोलन बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। और उत्तर भारत का बड़े आंदोलनों में इसकी गिनती की जा सकती है, छात्र आंदोलन में, कि पहली बार जेएनयू से, डीयू से और पीयू से या राजस्थान से, कल जम्मू कश्मीर की से भी इनको मतलब समर्थन मिला है। जम्मू कश्मीर की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, सभी यूनिवर्सिटीज से इनको बहुत समर्थन मिल रहा है छात्रों का। तो उत्तर भारत का मैं मान रहा हूं कि और सबसे बड़ा आंदोलन है। विपक्ष की पार्टियां और किसान मोर्चा, मजदूर सभी इनको समर्थन दे रहे। तो एक अच्छा आंदोलन है और एक अच्छी दिशा में जा रहा है। अच्छा, एक बात मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि जो विपक्षी लगातार इस धरने पर पहुंच रहे हैं, तो हरियाणा के तो लगभग दल जो हैं विपक्ष में तमाम बड़े बड़े नेता उदय यहां पर आ चुके हैं, तो विपक्ष की कितनी मजबूत भूमिका मान रहे हैं? क्योंकि जब दीपेंद्र हुड्डा खड़े होकर ये कहते हैं कि विपक्ष बहुत तगड़ा है, कमजोर नहीं है, आवाज संसद में उठाएंगे, तो आपको लग रहा है कि ईमानदारी से विपक्ष इन छात्रों का साथ दे रहा है? मतलब मुझे ये लग रहा है कि विपक्ष ने पहली बार ऐसा हुआ था कि विधानसभा के 5 विधायकों ने, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के, उन्होंने दोनों ने ही इसके कुलपति के नकली अवार्ड पे, जो नकली अवार्ड लेके आया और भ्रष्टाचार पे आवाज उठाई। उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। तो अब विपक्ष मजबूती से, जेजेपी, बीजेपी, इनेलो, सीपीएम, सभी पार्टियां यहाँ अपना मतलब समर्थन देने आई है। और उसी के कारण कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में है। नहीं तो अब तक 20 छात्रों की, क्योंकि लगातार एसएचओ कह रहा था मैं गिरफ्तारी करूंगा, लेकिन जब किसान मोर्चा मिल के आया है एसपी से और कह के आया कि किसी गिरफ्तारी हुई तो आंदोलन बड़ा हो जाएगा, आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाओगे, विपक्ष के कारण ही ये आंदोलन यहाँ मजबूती से डटा हुआ है। नहीं तो नहीं डट पाता और ये आंदोलन कमजोर होकर बिखर जाता। चलिए, मैं और मुझे ये लग रहा है लास्ट कि सवाल, मुझे लग रहा आप है बात कि पूरी मुझे लग रहा है कि अभी इंडियन नेशनल लोकदल की, कांग्रेस की विपक्ष दिखाने की अपनी भूमिका, जो कहीं ना कहीं जनता के लिए ठीक है कि वो अपनी विपक्ष की एक भूमिका दिखाने के लिए लगातार यहाँ डटे हुए हैं। और दोनों ही पार्टियों के लगभग नेता यहाँ आ चुके हैं, लगभग विधायक आ चुके हैं। वो विधानसभा में भी उतनी ही मजबूती से पैरवी करेंगे, क्योंकि उनको जनता में भी दिखाना कि असली विपक्ष कौन है। तो कांग्रेस भी मजबूती से पैरवी करेगा और इंडियन नेशनल लोकदल भी मजबूती से विधानसभा में पैरवी करेगा। और कांग्रेस के 3 सांसद भी हरियाणा से हैं, 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के। तीनों ही कहीं ना कहीं हाँ भर के गए हैं कि वो लोकसभा में भी आवाज उठाएंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस के अध्यक्ष, उसने भी कहा है कि आवाज उठाएंगे। तो लगता है कि ये बड़ा मुद्दा भविष्य में विधानसभा में भी और लोकसभा में बनने जा रहा है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत से आंदोलनों में जब वो आंदोलन लंबे खिंचते हैं तो चर्चा होती है, प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, प्रोटेस्ट चल कैसे रहा है, खाना पानी का इंतज़ाम कैसे हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब आप देख रहे हो उनको, तो उनका क्या है मॉडस ऑपरेंडी फाइनेंस को लेकर, खासकर कैसे ये प्रोटेस्ट मैनेज हो रहा है? मतलब खाना इनका आता है कोऑपरेटिव मैस इनकी, कोऑपरेटिव मैस में इन्हीं का पैसा लगता है। तो खाना दिन में कोऑपरेटिव मैस से आता, शाम को कोऑपरेटिव मैस से आता, जो इनके हॉस्टल में है। और लेकिन आम जनता जो भी इनको समर्थन देने आ रही, कोई राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा समर्थन देने आ रहा, तो वो इनको मदद के तौर पे पैसे देके जा रहा है। जैसे आज 31,000 रुपए मदद एचयू 4 नंबर गेट के सामने डिफेंस कॉलोनी है, डिफेंस कॉलोनी में एक पार्क है, पार्क में जो बुजुर्ग लोग बैठते हैं रोजाना, उन्होंने 60 बुजुर्गों ने 500 रुपए इकट्ठा किए और 31,000 रुपए की मदद दे गई। तो इस तरीके से लोग मदद करे, कोई 5,000 रुपए देके जा रहा है, कोई 10,000 रुपए की मदद देके जा रहा है। दूसरा, जो इनके सीनियर है, कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई जॉब करता, कोई पीएचडी करता, वो लगातार वहां से इनको मदद कर रहे हैं। और खूबसूरती ये है कि ये लगातार उस पैसे को जनता के सामने बता रहे हैं कि कनाडा से हमारे उन साथियों ने इतनी मदद की, ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने इतनी मदद की, मतलब सबका ही ब्यौरा ओपन पब्लिक में रख रहे। तो उसी से कहीं ना कहीं टेंट का खर्चा, फ्लेक्स के खर्चे और जो ऑल टोटल जो खर्चे वहां से निकल रहे। ठीक है उदय, आपने ये तमाम इनपुट हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो स्थानीय पत्रकार उदय हमारे साथ जुड़े थे, जनमंच के नाम से अपना प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, लगातार इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। उनसे हमने सवाल करने की कोशिश की, हालांकि लगातार इसको जो पूरा प्रोटेस्ट है इसको हरियाणा तक भी कवर कर रहा है, स्टूडेंट्स को आप सुनते हैं हरियाणा तक, पर हमारी कोशिश है प्रशासन से भी बात की जाए। इसी क्रम में हमने जो बावल का सेंटर है, कैंपस है इस एचएयू का, उसके प्रिंसिपल नरेश कौशिक जी, उनसे बात की, वो भी आप वीडियो हरियाणा तक पर देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो वीसी है जिनके ऊपर ये पूरा कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, बलदेव राज कंबोज, उनसे बात नहीं हो पा रही है। उनको रीच आउट करने की कोशिश जो है वो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। तो सवाल आपने सुने, जवाब भी आपने सुने, तो आपको क्या लगता है कि एचएयू का जो ये प्रोटेस्ट है ये कितना जायज है, और स्टूडेंट के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है उनके बाद उनकी जो मांगे हैं जिसको लेकर वो धरना कर रहे हैं, उस पर आप क्या कुछ राय रखते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। साथ ही आपको बताऊं कि हरियाणा तक की कोशिश रहेगी कि जो छात्रों की महापंचायत है उसको भी कवर किया जाए। तो फिलहाल सियासी दंगल के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।